मैंने पूछा कौन है? कौन है? मैंने पूछा। मैंने पूछा कौन है? कोई एतराज है? चोर? जानते हो मैं कौन हूँ? मैं जज हूँ। इसका मतलब कोई गलती नहीं हुई, अपन बिल्कुल ठीक जगह है। जज की यहाँ चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चोरी तो चोरी है मेम साहब, करोड़पति के यहाँ या थानेदार के यहाँ, या फिर जज के यहाँ। देखो, तुम्हारे पास कुछ छुरा भरा तो नहीं है ना? अपन चोर है मेम साहब, अज्जाम नहीं। तुम छुरा नहीं रखते? वो हमारे उसूलों के खिलाफ है। मेरे ख्याल से चोर को सिर्फ चोर रहना चाहिए, जैसे जज को एक जज। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। और अगर ये नंबर ना लगे तो 217435 असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। और मेरे ख्याल से आपको यही नंबर डायल करना चाहिए, क्योंकि आपका ओहदा जज का है। मिलाइए। एक मिनट में साहब, आपको यह भी तो बताना पड़ेगा कि चोर के साथ माल बरामद हुआ है। यह सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। नहीं, मैंने अभी तुम्हारे किसी सामान को नहीं छुआ। हाँ, कहिए कि उसने एक घड़ी चोरी की है। भाई दीवे कितने की होगी? मुझे नहीं पता। आपकी घड़ी और आप ही कीमत नहीं जानती। खैर, आप वक्त की कीमत तो जानती हैं, लेकिन मेरे लिए इसकी कीमत लगाना चाहिए। 5,000? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं खरीदी, मुझे तोहफे में मिली थी। तो कहां से मिली थी? मुझे तोहफे में मिली थी। देखो, तुम्हारे पास कुछ छुरा वाला तो नहीं है ना? ओफो, आप कपड़े लेकिन आपके सामने कपड़े उतारना अच्छा लगेगा। देखिए मेम साहब, आप डरिए मत, मैं अपने उसूलों के खिलाफ काम नहीं कर रहा, लेकिन मेरे लिए इसकी कीमत लगाना जरूरी है। बताइए ना। मुझे नहीं पता, मेरी शादी के वक्त मुझे तोहफे में मेरे ससुराल वालों ने दी थी। आपकी शादी में? हाँ। हाँ, तो अनमोल है। अच्छा मेम साहब, आपने अनमोल घड़ी नाम की पिक्चर देखी? आप ही के जमाने की है? मैं फिल्में नहीं देखती, और हिंदी फिल्में मैं भूल के भी नहीं देखती। इसीलिए आपका जनरल नॉलेज काफी कमजोर है। खैर, आपकी उम्र को देखते हुए लगता है कि आपकी शादी कोई 20 साल पहले? नहीं, 27 साल पहले। 27 साल पहले? उस समय तो आप पढ़ रही होंगी। तुमसे मतलब? खैर, आपके माँ बाप काफी समझदार थे। Just shut up, हाँ? सॉरी मैम साहब, तो आपकी घड़ी उतनी पुरानी है जितनी तुम्हारी शादी। 27 साल बहुत होते हैं मैम साहब, आपको नई घड़ी खरीद लेनी चाहिए। मेरी हैसियत नहीं थी। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। कुछ भी तो नहीं है आपके यहाँ। अरे एक ओवरसियर के घर के जितना सामान भी नहीं है। मैम साहब, आपको हिंदी फिल्में जरूर देखनी चाहिए। अरे क्या ठाट रहते हैं फिल्मी जज के, 4-4 नौकर, 2-2 गाड़ियां, एकदम धमाल। अपन तो उसी इंप्रेशन में आए, लेकिन यहाँ खैर, इस घड़ी से तो बात नहीं बनी। ज्यादा से ज्यादा 600 रुपया, शायद यही इसकी ओरिजिनल कीमत है। और तब तो 300 रुपया। और चोरी कम से कम 2,500 रुपये से ऊपर की होनी चाहिए। सड़क पर की तो ज्यादा से ज्यादा 3 साल, किसी बिल्डिंग, टेंट या जहाज पर की तो ज्यादा से ज्यादा 7 साल। तुम तो कानून पे जानते हो। अब मजबूरी है ना साहब, अब कानून कौन जानता है? एक वो जो उसको बनाता है और फिर बहुत जल्दी खुद ही भूल जाता है, और दूसरा वो जो उसको तोड़ता है, यानी मैं और मेरे छोटे बड़े जाते हैं। अब तीसरे पुलिस दरोगा वगैरह कानून नहीं जानेंगे तो बेचारे दफा वफा कैसे लगाएंगे? और चौथे वकील, उनका तो धंधा बेचारों। और मैं? आप तो जानते हैं नौकरी जो ठहरी। खैर, मैं आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। बताइए ना, मैं आपके यहाँ से क्या चुरा दूं जिसकी कीमत 2,500 से ज्यादा निकल जाए? क्या मैं जान सकती हूँ तुम 2,500 पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? ये सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं मेम साहब? यकीनन। देखो मेम साहब, 2,500 रुपये से ऊपर की चोरी में समझौता नहीं हो सकता, यानी कि सजा एकदम पक्की। और देखो, मैंने बाकी बातें तो फिट कर ली, यानी कि बिल्डिंग में चोरी,
और जज के यहाँ चोरी वैसे ही बहुत संगीन मानी जाएगी। हाँ, रहम सिर्फ माल की कम कीमत को देखते हुए हो सकता है। और फिर मैं चोर हूँ मेम साहब, झूठा चोर नहीं। कोई भी अपनी इज्जत का कचरा नहीं करना चाहता। कमाल की बात है ना, अभी तक मैंने पुलिस को फोन भी नहीं किया और तुम ज्यादा से ज्यादा सजा पाने की बात करने लग गए। जी मेम साहब, इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। वकील साहब ने पूरा प्लान बना के दिया। अभी तक तुम अरेस्ट भी नहीं हुए और तुमने वकील हायर कर लिया। देश के हालात इतने ज्यादा खराब तो नहीं हुए। अब अगर आप विश्वास नहीं करते तो मैं क्या, लेकिन पिछले महीने तक मैं और वकील साहब साथ ही थे। रोज का हमारा उठना बैठना, एकदम मस्त आदमी है साहब। अगर बाहर होता तो न जाने कितना कमाल होता। मैं समझी नहीं। अभी भीतर है ना, मेरा मतलब मैं भी तो 5 साल के लिए वहीं, मतलब पिछले महीने तक। मतलब जेल का वकील? जेल का वकील नहीं मेम साहब, जेल में वकील। और अब सभी तो आते हैं जेल में, और आप लोग ही तो भेजते हो उनको। डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक वाले, अफसर, अब किन किन का नाम है। अब अगर एक वकील आ जाए तो इसमें क्या चले। लेकिन वो वकील जेल में कैसे पहुंचा? छोड़िए ना मेम साहब, किस्सा जरा लंबा है। और रात भी तो देखो कितनी हो गई है, और सुबह उठ के आपको फैसला भी तो सुनाना है। फैसला? फैसले के बारे में तुम कैसे जानते हो? अरे पिछले हफ्ते आप ही ने तो ऐलान किया था, भूल गए वो दवाई वाला केस। पर तुम? पिछली 3 पेशी से वो केस में बराबर अटेंड कर रहा हूँ मेम साहब। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। अरे आप कानून के आगे किसी को कहाँ देखती हो मेम साहब। अब खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ वो वकील जेल में कैसे पहुंचा? ओहो, अच्छा वो वकील। अब जवानी तो अंधी होती है मेम साहब, बस पड़ोस की एक नाबालिग लड़की के साथ कर बैठे गड़बड़। अब कोशिश तो बहुत की बचने की, लेकिन फंस गए बेचारे। लेकिन जेल में बहुत काम के आदमी है, एकदम विद्वान। अब ये आज का पूरा प्लान उन्हीं का तो सुझाया हुआ है। वैसे तुम्हें जेल जाने की इतनी जल्दी क्यों? अपने घर जाने की जल्दी किसे नहीं होती मेम साहब। क्या भी छोड़िए, कुल मिला के 7.5 साल उधर रह चुका हूँ। अरे जब भी छुट्टो 17 तरह की मुसीबत है। फुटपाथ पे सोना, और बरसात आ जाए तो हालत पकड़ी। लेकिन उधर छप्पर है मेम साहब, और बाहर कोई काम भी तो नहीं देता। और एक चोर को भला कौन काम देगा। कई बार तो भूखों मरने की नौबत आ जाती है मेम साहब। और फिर बाहर निकल के चोरों की बस्ती में ही रहना है तो अंदर क्या बनाए। और अपने सब साथी सखी भी अब तो उधर ही है। अब तो बाहर निकल के जी घबराने लगता है मेम साहब। वैसे तुम्हारे वकील दोस्त ने तुम्हें प्लान क्या बना के दिया? बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो अपना राजकुमार है मेम साहब, लोग प्यार से राज कहते हैं। ओ हाँ, अब वो वकील साहब की बात कर रही थी ना, तो मैंने वकील साहब से पूछा, वकील साहब कोई ऐसी तरकीब बताइए कि बाहर निकलते 10-15 दिन के अंदर फिर से भीतर आया। उन्होंने कहा सीधे किसी जज के यहाँ चोरी करो, कम से कम उसका ड्रामा करो, जज सीधा पुलिस को फोन करेगा और उसकी एक ही गवाही में केस खत्म। लेकिन एक बात वो बार बार कह रहे थे कि चोरी 2,500 रुपये से ऊपर की होनी चाहिए। अब देखो ना, यहाँ के सब गड़बड़ हो गया, कोई चीज ही नजर नहीं आ रही। अब आप ही बताओ कि मैं यहाँ से क्या चुरा लूं जिसकी कीमत 2,500 से आगे निकल जाए। हाँ, वही सोच रही हूँ। अरे इसमें सोचना क्या है मेम साहब, वो तुम्हारा मैंने देखा उधर फ्रिज और टीवी रखा है, वजन में भारी है ना। थोड़ा सोचने दो। माल है आपके यहाँ 2,500 रुपए की कोई चीज ही नहीं है। एक काम करो, किचन में जाओ, वहाँ पर मिक्सी पड़ी है, वो सेकंड हैंड में 2,500 की कुछ चाहिए, ले जाओ। ओ बिजली की चक्की। अरे मेम साहब उधर भी चक्की इधर भी चक्की, कोई और चीज देखिए ना। ये चंद किताबें हैं, ये ले जाओ। किताबों की चोरी, केस कमजोर हो जाएगा। आप रहने दीजिए, मैं ढूंढ लेता हूं। ये कैसा रहेगा मेम साहब? खबरदार से हाथ लगाए तो वापस रखो इसे वहां पे। तब तो यही ठीक रहेगा ना। देखा ना कितना गुस्सा आ गया आपको। मैंने कहा इसे वापस दो मुझे। अगर सोने का मेम साहब, मेरा मतलब समूचा सोने का। हाँ? हाँ। कब मिला था कानून के इम्तिहान में? मुझे नहीं, मेरे बेटे को मिला। इंजीनियरिंग में फर्स्ट आया था वो। तो आजकल कहाँ है वो? समझा, अमेरिका चला गया होगा। ये सब होशियार लोग उधर ही चले जाता है साहब। नहीं। तब दुबई जरूर गया। नहीं। ओ समझा, किसी दूसरे शहर में जा। नहीं। कभी लौट कर नहीं आएगा। सॉरी मेम साहब।
बेटे की आखिरी निशानी चुरा। चलिए घड़ी से ही काम चला लेते हैं। वकीलों की सलाह गलत भी हो जाती है कभी कभी। हाँ तो करिए फोन और कहिए कि आपके घर में एक चोर घुसा है, उसने घड़ी चोरी की है। बुलाइए ना फोन में। एक मिनट में साहब, जब तक ये केस चलेगा तो ये घड़ी तो पुलिस के कब्जे में रहेगी। इसके बिना तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं, तो गड़बड़ है। रखिए अपनी घड़ी। पर मैं फोन पर क्या कहूंगी? तुमने तो कुछ चुराया ही नहीं। मैं कुछ चुराना चाहता भी नहीं था मेम साहब। तब दरअसल मुझे वापस जाने की जल्दी पड़ी। सोचा अगर काम आसानी से हो जाए तो क्यों बेकार के झंझट में पड़ूं। अब देखो ना, सड़क पर किसी का कुछ छीन लो तो बस चोर 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 की बोबा बम बन जाती है, और पकड़े गए तो लोग बहुत मारते हैं मेम साहब। उस मार से तो 6 महीने जेल ज्यादा बेहतर है, और फिर पुलिस कस्टडी, अदालत पेशी, बड़ा वक्त लग जाता है मेम साहब। लेकिन तुमने जो कुछ किया उसे चोरी थोड़ी ना कहेंगे। तुमने मेरी घड़ी उठाई, उसे वापस रख दिया, मेडल भी मुझे वापस दे दिया, और तुम्हारे पास तो कोई हथियार भी नहीं। लेकिन मैं आपके घर में चोरी करने के इरादे से तो गुस्सा था। बताइए गुस्सा था कि नहीं? तुम मेरे घर में चोरी करने के इरादे से नहीं, जेल जाने के इरादे से घुसे हो। हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपके घर में गैर कानूनी ढंग से घुसा के नहीं। हाँ, ये बात भी सही है कि ये मैंने सामान जानबूझ के गिराया था ताकि आपकी नींद खुल जाए और आप मुझे पकड़ लें। You are right. किसी के घर में गैर कानूनी ढंग से घुसने का तो आरोप तुम पे लगाया जा सकता है। हाँ तो फिर लगाइए ना फोन मेम साहब, रात भी काफी हो गई है, और वैसे भी आप लोग रेगुलर लाइफ वाले हैं। कीजिए फोन। राइट। वेट अ मिनट, फोन तो मैं करूंगी, लेकिन गवाह के रूप में मैं किसको पेश करूंगी? ये तो बड़ा आसान है मेम साहब। आपको बस इतना ही तो कहना, फला तारीख को फला बजे मैं सो रही थी, इतने में दब से एक आवाज हुई, जैसे कोई खिड़की से कूदा हो। मैंने लाइट जला कर देखा तो वहां कोई नहीं था। बाय द वे, इस समय तुम कहां थे? आपके फिल्म के पीछे। क्या? हाँ, और फिर कहेंगी कि मैं आके सो गई, और फिर बहुत सारा सामान गिरने की आवाज है। मैंने लाइट जलाकर देखा तो ये आदमी मेरे सामने खड़ा था। ये मुझे ऐसी खूंखार भरी नजरों से देख रहा था जैसे मुझे खा जाएगा। इसने कहा खबरदार, अगर हल्ला गुल्ला किया तो हाँ ये फ्लावर पोट तुम्हारे सर के टुकड़े कर देगा। और फिर ये आदमी मेरे घर की तलाशी लेता रहा। जैसे ही ये किचन की तरफ गया, मैंने इसको किचन में धक्का दिया और सीधा पुलिस को फोन लगाया। योर ऑनर, अगर उस दिन मैं हिम्मत से काम नहीं लेती तो एक खतरनाक आदमी ना जाने क्या कर बैठता। ऐसे खतरनाक लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। सॉरी। लेकिन ये जो कुछ तुम बोल रहे हो वो तो झूठ है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। कितनी बोलिए मेरी साहब आप भी। अब स्टोरी तो ऐसे ही बनती है ना, और आपको भी तो हर मुकदमे में 2 स्टोरी सुननी पड़ती है। एक सरकारी वकील की, दूसरी बचाव के वकील की। एक कहता किया, दूसरा कहता नहीं किया। एक कहता मारा, दूसरा कहता नहीं मारा, और आपको पकड़नी पड़ती है असली स्टोरी। आगे नहीं। और जब अपने मामले में स्टोरी नहीं है तो बनानी पड़ेगी ना। खैर, सरकारी वकील की तो स्टोरी बनाएगा, और फिर आपको जो स्टोरी बनानी है बना लेना। अपन अदालत में सही ला देंगे। देखो मुंशी साहब, उधर अपने भाई लोग अपना इंतजार कर रहे हैं। अब आप फोन लगाइए 100 या 217435, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। नंबर एंगेज जा रहा है। तो हो गई, आप दूसरा लगाइए ना मेरे साथ। नंबर बोलो। 217435। कमिश्नर का नंबर भी आ रहा है। नो रिस्पांस। देख रहे हैं आप, एक तो पुलिस पहले से ही बदनाम है, और अब चोर खुद पकड़वाना चाहता है पुलिस को, तो नंबर नहीं लग रहा। एक बार फिर से ट्राई कीजिए ना मेरे साथ। ट्राई तो मैं करूंगी, लेकिन जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। क्या? जो सवाल मैं पूछने जा रही हूँ उनका जवाब दो मुझे। वो अदालत की कार्रवाई? नहीं। फिर? बैठ जाओ। बैठ के क्या करूंगा? जो मैं पूछ रही हूँ उनका जवाब देते जाओ। बैठो। अच्छा मेम साहब, अगर बुरा ना माने तो एक सवाल पूछो। पूछो। क्या आप घर में अकेली रहती हैं? तुमसे मतलब? चाचा जी, मेरा मतलब अब आप जज समझ में नहीं आता कि उनको क्या करो। चोर हो ना मेम साहब? वो इस दुनिया में नहीं है। 5 साल पहले बीमार थे? नहीं, बेटे का गम सह नहीं पाई। बड़ी दिक्कत होती होगी ना मेम साहब? दिक्कत तो कुछ नहीं, सुबह नौकर आता है, रात को चला जाता है। फिर भी अकेलापन तो महसूस होता होगा। कमाल की बात है ना, सवाल मैं पूछने जा रही थी और तुमने पूछने शुरू कर दिए। अच्छा मेम साहब, अगर
किचन में सामान थे, कप चाय। इतने बेशरम हो ना तुम। जाओ बना लो। आपके लिए? नहीं, मेरे लिए मत बना। क्यों? इस समय चाय पीने के बाद मुझे नींद नहीं आती। अरे नींद का वैसे भी कहाँ सवाल, जब तक आप मेरा निपटारा नहीं कर लेती मेम साहब। ठीक है, जाओ बना लो। हाँ, अगर आप चाहे तो पीछे से किचन का दरवाजा बंद कर सकती हो। क्या मतलब? अरे पुलिस के आने तक बात जम जाएगी मेम साहब। तब तक तुम किचन में क्या करोगे? चाय बना के पीऊंगा, और अगर कुछ खाने को होगा तो खाऊंगा, और अगर तब भी पुलिस नहीं आई तो सो जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम कैसे इंसान हो। कोई इंसान चोरी जैसी चीज को इतने नॉन सीरियस ढंग से कैसे कर सकता है? अरे आदत पड़ गई है मेम साहब, क्या भी चोरी है, हर बार एक नया अनुभव। एक बार ऐसे ही हुआ मेम साहब, मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर के यहाँ घुसा। वो चोरी मैंने बड़े सिस्टमेटिक ढंग से की थी। हर चीज के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है मेम साहब। डोंट टेल मी। जैसे तुमने वकील रखा वैसे तुम्हारे पास में कोई प्लानिंग एडवाइजर भी है। अरे हर जगह सही आदमी थोड़ी ना होता है मेम साहब। तो मैंने प्रोड्यूसर के नौकर को पटाया, आया तो था बेचारा हीरो बनने, लेकिन बन गया घरेलू नौकर। तो मैं उसको बड़े होटल में ले गया, उसको खिलाया पिलाया और धीरे धीरे उसके साथ दोस्ती की, और फिर हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? चोरी के माल में 50-50। कहने लगा कि काम अगर आसानी से हो गया तो वो खुद प्रोड्यूसर बन जाएगा। मैंने कोई बन जाओ, अपने बाप का क्या जाता है, हमें तो मतलब अपने 50% से। तो मैं सब फिर वो और खुला, वो फिर उसने वो रहस्य खुला, प्रोड्यूसर का मामला, बंगले में किचन, और किचन में लॉफ्ट के नीचे 20 करोड़ रुपया। एक बात बताओ, हाँ, पूछिए। अगर उस नौकर को पता था कि लॉफ्ट के नीचे 20 करोड़ रुपए, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है, तो उसने खुद क्यों नहीं चुराई? तुमसे क्यों कहा चुराने के लिए? हिम्मत चाहिए मेम साहब, हिम्मत। अगर उसमें हिम्मत होती तो नेता नहीं बन गया होता, नौकर क्यों बना रहता? बस मेम साहब, उसकी जानकारी और मेरी हिम्मत। उसने बताया कि फला तारीख को प्रोड्यूसर एक पार्टी में जाएगा, और पार्टी का मतलब रात के 2 बजे, और उस दिन उसकी बीवी और बेटी कश्मीर में होंगी। तो मेम साहब जानकारी एकदम सही थी। मैं ठीक 11 बजे उस प्रोड्यूसर के बंगले में पहुंच गया और सीधा किचन में गया, और किचन में जाकर लाफ्ट के नीचे के हिस्से को खोदा तो वहां एक स्टील का कैबिनेट नजर आया। और कैबिनेट खोलना तो अपने बाएं हाथ का खेल है मेम साहब। कितना पैसा था उसमें? अब गिनता कौन, लेकिन थे सब पास हुए। उसके बाद क्या हुआ? लीजिए, आपको भी मजा आने लगा ना मेम साहब। देखो, चोरी, हत्या, बलात्कार और पॉलिटिक्स, इनके बिना कोई अखबार कोई चैनल चल ही नहीं सकता, क्यों है कि नहीं? आगे बताओ क्या हुआ? हाँ तो मेम साहब, मैंने वो सारे नोट एक बड़े सूटकेस में भरे। टाइम काफी था, तो फ्रिज से एक बियर की बोतल निकाला, और फ्रिज में खाने को बहुत कुछ रखा था, बस यही गड़बड़ हो गई। टाइम टेबल फिक्स, प्लानिंग का बाजा बज गया मेम साहब। वो प्रोड्यूसर आदम का अपनी किसी फिल्म का गाना था। उसके बाद क्या हुआ? मैं सटकने की तैयारी में था कि उसकी नजर मुझ पे पड़ गई, और मैंने बिल्कुल, और उसने बिल्कुल आप ही की तरह कहा, कौन है? मुझे लगा यार अब तो फंस गए हैं, कोई तरकीब निकालनी चाहिए। मैंने हिम्मत से काम लेते हुए कहा, चोर। उसके होश बात कर गए। वो जैसे चिल्लाने को हुआ, चोर चोर चोर, मैंने कहा चुप। अरे लोग बाकी इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर ये 20 करोड़ रुपए सबकी नजरों में आ जाएंगे, इसका हिसाब कहां से दोगे? ऐसे ही दुप्पल मारी थी। मैंने अखबार में पढ़ा था कि ब्लैक मनी वालों के यहाँ चोरी हो जाती है तो रिपोर्ट में बहुत कम पैसा लिखवाते हैं। हाँ, तुम्हारे चुप कहने पे वो चुप हो गया? आगे क्या हुआ? उसने किचन का दरवाजा बंद करने की कोशिश की। मैंने कहा, देख, मैं अदालत में बताऊंगा कि मैंने 20 करोड़ रुपए की चोरी की है, पुलिस को पैसा छुपाने की पूरी ज्योग्राफी बताऊंगा। तो मेम साहब उसने मुझे इज्जत से बाहर बुलाया, और मैं भी अकड़ता हुआ बाहर आकर मैंने उससे कहा, देख, मेरे जेब में रिवॉल्वर है, और आप तो जानते हैं ऐसी खतरनाक चीजें मैं अपने पास नहीं रखता, सिर्फ धमकाने के लिए। तुमने मुझे क्यों नहीं धमकाया? अरे आपके यहाँ तो जल्दी जेल जाने का मकसद था ना मेम साहब, आपको धमकाने से क्या फायदा? उसके बाद क्या हुआ? क्या वो चुप हो गया? उसने जरूर पुलिस को फोन किया होगा। अरे हाँ, आपने फोन की अच्छी याद दिलाई मेम साहब। आप लगाइए ना फोन, 100 या 217435, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। पुलिस को तो फोन में जरूर लगाऊंगी, लेकिन तुम आगे बताओ क्या हुआ? मेरी बात में इंटरेस्ट आ रहा है मेम साहब? आगे बताओ क्या हुआ? हाँ ना मेम साहब। फिर हम आगे ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम क्या था मेम साहब, साला मैं जबान संभाल गया। सॉरी मेम साहब, बहुत देर से इसे टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जुबान पे आ ही गई। हाँ, तो ड्राइंग रूम में आने के बाद उसने कहा कि ये सूटकेस मुझे दे दो, मैं मामले की रिपोर्ट नहीं करूंगा, और तुम जेल जाने से बच जाओ। उसने ऐसा कहा तुमसे? 1 मिनट में समझ में आ गया मेम साहब मुझे कि एक चोर नहीं, 2 चोर आपस में बातें कर रहे हैं। सो मेरा ताव खाना स्वाभाविक था। मैंने कहा, हिम्मत है तो कर फोन। पुलिस आएगी, अरे 20 करोड़ की रिपोर्ट लिखेगी, और फिर आएंगे इनकम टैक्स वाले, 12 करोड़ तो टैक्स में निकल जाएंगे, फिल्में रुक जाएंगी अलग से, किस किस को हिसाब देते फिरोगे। उसके बाद क्या हुआ? तो मेम साहब उसके माथे पे पसीना आ गया, हाथ पांव कांपने लगे। मुझे लगा अब तो ये फंस गया, इससे साले को और नहीं छोड़।
मैंने कहा तू फोन नहीं करता तो मैं फोन करता हूँ, लेकिन मैं पुलिस कमिश्नर और इनकम टैक्स वालों दोनों को फोन करूंगा, इधर मैं अंदर और उधर तू अंदर। उसके बाद क्या हुआ? तब कहीं उसने जाके कहा लेट अस कंप्रोमाइज, यानी आओ समझौता करें। इतनी अंग्रेजी मुझे भी आती है, तुम मुझे ये बताओ समझौता क्या हुआ? उसने कहा 5 लाख रुपया लो और चुपचाप चले जाओ। 5 लाख? 8 लाख में तुम मान गए? ऐसे कैसे मान जाता मेम साहब? मैंने कहा भाई 5% तो बनता है, मैं जानता था वो देगा। अरे उसका तो बात भी देता मेम साहब। 20 करोड़ का 5% मतलब 1 करोड़। उसने तुम्हें दिया? हाँ क्यों नहीं। मैंने सूटकेस खोला, उसमें से 1 करोड़ रुपया निकाला, उसके मोबाइल की बैटरी अपनी जेब में डाली और उसके लैंडलाइन का फोन कैंची से काटा और उसको गुड नाइट बोल के, और मुझे बिना चोरी किए 1 करोड़ रुपया। इसका मतलब तुमने 1 करोड़ की चोरी की? और उसने क्या किया मेम साहब? बिजनेस है। अरे मेम साहब बातों बातों में चाय वाली तो बात ही रही, आप फोन लगाइए मैं तब तक चाय बना के लेके। वेट, पहले मुझे बताओ तुमने 1 करोड़ का क्या किया? मैं जानता था कि आप ये सवाल जरूर करेंगे, यानी कि स्टोरी फिर फ्लैशबैक में जाएगी। ये मेम साहब ये फ्लैशबैक वाली स्टोरी से मैं बड़ा बोल रहा हूँ। अरे स्टोरी वो जो आगे जाए और हिस्ट्री वो जो पीछे जाए। जाओ बना आपके लो। लिए भी ना बना लो। मेम साहब आप चीनी लेती हैं? हाँ 1 चम्मच। अच्छा अरे मेम साहब फोन लगा। लगा रही हूँ। बेटा ने थोड़ी सी मलाई रखी है, खा लूं क्या? खा लो। अरे ये क्या मेम साहब, ये इतनी पुरानी सेवइयां रख छोड़ी है, इनमें तो फफूंद लग गई है। मत खाना वरना मर जाओगे। ओहो। अरे मेम साहब आप 217435 ट्राई कीजिए। टेंशन मत लो, मैं लगा रही हूँ फोन। मेम साहब ये 2-4 बिस्किट रखे, खा लूं क्या? खा लो। हेलो जी, कौन बोल रहा है? जी नहीं, किरण बाला नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। रॉन्ग नंबर। ऐसा ही ना रॉन्ग नंबर, फोन रखिए। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर और अपना नंबर? नहीं लगा। आज ये पुलिस वाले सो गए हैं क्या? वो चाय का कप मुझे दो। क्यों? मैं नीले कप में ही चाय पीती हूँ। आपको क्या लगता है मैंने उसमें जहर मिलाया है? मैंने कहा वो कप मुझे दो। लेकिन ये झूठा हो गया मेम साहब। कोई बात हमें क्या, आपको झूठी चाय पीनी है पीजिए, हम ये जहर पी लेंगे। कैसी लगी मेम साहब चाय? पीने तो दो। अच्छी बनाई है चाय तुमने। बननी चाहिए मेम साहब, पूरी साल भर का तजुर्बा है। कुछ समझी नहीं। छोड़िए ना मेम साहब, अब आप कहाँ तक सुनेंगे? क्या छोड़ो, मुझे ये बताओ तुमने बाकी के 1 करोड़ का क्या किया? ओहो, आप आखिर अपना मुद्दा नहीं छोड़ रही हैं? आप सचमुच में सुनना चाहती हैं? अभी तो पूछ रही हूँ, बताओ क्या किया? 50 लाख तो नौकर को दे दिया मेम साहब, प्रॉमिस था। प्रॉमिस आखिर अपना भी कोई उसूल है। 50 लाख? 50 लाख में कितनी जीरो होती है पता है तुम्हें? 50 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। नौकर को देते वक्त बेईमानी का ख्याल नहीं आया? क्यों आता मेम साहब? अब एक बात बताओ, अब कानून क्या छोटी बेईमानी और बड़ी बेईमानी में फर्क करता है? देखो अब अगर मैं 5,000 रुपये की चोरी करूं तो 6 महीने, 50,000 की चोरी करूं तो भी 6 महीने। बेईमानी तो बेईमानी होती है ना मेम साहब। एक बार ऐसे ही हुआ मेम साहब। एक बात बार भटकाने में बहुत माहिर हो तुम। आगे बताओ क्या हुआ? छोड़िए ना मेम साहब, किस्सा जरा लंबा और उतना थ्रिलिंग भी नहीं। क्या करेंगी सुनकर? मुझे जानना है। देखिए मेम साहब, आप अगर मेरे किस्से सुनेंगी तो अदालत में आपकी गवाही पर असर हो जाए, और सबसे बड़ी बात आपको मुझसे हमदर्दी हो जाएगी, सच बोल रहे हैं आप, और फिर अदालत मेरी सजा कम कर देगी। यही मैं नहीं चाहता। टेंशन मत लो, तुम्हारी कोई भी बात सुनकर मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं हुई। हाँ, सच। अच्छा मेम साहब बताइए, कभी आप गवाह के कटघरे में खड़ी हुई है? इसका कोई तजुर्बा नहीं है आपको? नहीं। अरे गवाही के लिए भी तजुर्बे की जरूरत पड़ती है मेम साहब। एक बार ऐसा ही हुआ, मैं एक घर में घुसा, अब घुसना ही पड़ता है मेम साहब। अरे मैडम जी, आप अभी तक जाग रही हो? आप सोए नहीं अभी तक? लगता है कोई मेहमान आए हुए हैं। जी जी। बस इधर से गुजर रहा था, सोचा आज की आपकी ताजा खबर सुना देता हूँ। ताजा खबर इस समय आप सुनाइए। जी हाँ, एक दवाई कंपनी का बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। अच्छा। वो लोग कैप्सूलों में कुछ बेसन जैसा भरकर बेच रहे थे, ना जाने कितने लोग मारे गए। और आपको पता है मैडम जी, उनको घोटाले केस में गिरफ्तार भी किया गया, पर जमानत पर छोड़ भी दिया गया। कल न्यूज़पेपर में पढ़
अरे मैडम जी, ये सब सारे समाज के दुश्मन है, दुश्मन। अब क्या कह सकती हूँ मैं इस बारे में? अरे अगर कल ये केस आपकी अदालत में आ गया तो बताइए आप क्या करेंगी? अब देखिए, अगर मेरे पास केस आएगा हाँ, तो देखूंगी। चलिए, गुड नाइट। लगता है आपके पुराने परिचित है, तभी तो आप इतनी देर रात तक जाग रहे हो। जी जी, अच्छा चलिए ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। मैम साहब, ये आपका पड़ोसी है? हाँ, पड़ोसी भी और एक पत्रकार भी, मतलब जर्नलिस्ट। यानी कि अखबार में। ये लोग भी कमाल के लोग होते हैं मेरे साथ। क्यों? एक बार चले आए हमारी जेल में। जेल में? हाँ, कहने लगे कि कैदियों के हालात के बारे में जानना है, अखबारों में छापेंगे। और जिस दिन उनका प्रोग्राम बना तो मैम साहब हम सबको वैसे आग भटकाने में ना तुम बहुत बड़े कलाकार हो। ये बताओ तुमने बाकी के 50 लाख का क्या किया? वो तो बताऊंगा ही मैम साहब, लेकिन उससे पहले एक बात पूछूं। इतनी देर से पूछ ही रहे हो, पूछो। मैम साहब, अब ये दवाई वाली बड़ी कंपनी होगी, अब इन्होंने कैप्सूल में बेसन जैसी कोई चीज भर के बेच दी। हो सकता है हजारों लोग मारे गए, तो फिर इन्हें दफा 302 मतलब मर्डर के लिए गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? देखो, गिरफ्तारी पुलिस करती है। जब तक किसी का कसूर अदालत में साबित नहीं होता, अदालत की नजरों में हर इंसान बेकसूर है। लेकिन ये दवाई कंपनी के मालिक तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत पैसे वाले। हम सलीके चोर तो नहीं। मैं मानता हूँ कि मैंने चोरी गरीबी के कारण शुरू की है, लेकिन गरीबी मेरी बनाई हुई तो नहीं है ना मैम साहब। कोई गरीब अपनी पसंद से गरीब नहीं होना चाहता, लेकिन ये तो बहुत पैसे वाले होते हैं, आलीशान बंगलों में रहते हैं, रेस खेलते हैं, स्कॉच पीते हैं और मत पूछिए क्या क्या करते हैं। और फिर ये पैसों के लिए जान लेने पर उतारू क्यों रहते हैं? तो मर्डर है मैम साहब, मर्डर। कानून जज्बातों को नहीं मानता, कानून सिर्फ और सिर्फ सबूतों को मानता है। कानून इससे बाहर नहीं जा सकता। अच्छा मैम साहब, ये ड्रग एडल्ट्रेशन मतलब इसमें सजा कितनी होती है? 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 6 साल। यानी कि कुल मिलाकर हमारे ही जितनी। कमाल है, हम छुरा रखते हुए भी डरते हैं और ये कत्ल करते हैं और खून का एक कतरा तक नहीं डरता। देखो, मुझे इस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी। तुम ये बताओ, तुमने बाकी के पैसों का क्या किया? आप मेरे सवाल को टाल रही हो मेरे साथ। देखना ये कैसे कैसे वकील लगाते हैं। ये वकीलों की कौम भी एक ही कौम है कि जानती है मर्डर हुआ है, पर पता नहीं कानून कहां से ढूंढ कर लाती है। क्या करेंगे इतने पैसों को लेकर? कहा ना मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। मुझे भी नहीं करनी है, लेकिन दिमाग है तो सवाल तो उठेंगे ही ना। जानते हो, एक मर्डर केस में रघु बाहर निकल के अपने दोस्तों को मिठाइयां बांटने लगा और बोलता है साला रघु का काटा और निकालना है बस। अब तुम चुप रहोगे कि नहीं? चलिए तो सुनिए फिर। 50 लाख रुपए। अरे मैडम जी, आपकी बात अभी तक चल रही है? आप फिर से आ गए? नींद नहीं आ रही, सोचा कि एक फीचर आर्टिकल ही कर डालूं। वो कह रहा कि मैडम जी आजकल बम्बई में एक नया धंधा शुरू हुआ है। अब कौन सा धंधा स्टार्ट हो गया? यही कि कुछ बिल्डर लोग लोगों का पैसा मार रहे हैं। अब आपको तो पता ही है मैडम जी, बिल्डर के पैसे की रसीद होते ही नहीं है, सो मुकर जाते हैं। खैर, अब मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? हुआ क्या कि मैडम जी हमारे थोड़े पेपर कम पड़ गए थे, अगर थोड़े मिल जाते तो अपना भी फीचर कंप्लीट हो जाता। दे दीजिए मैम, नहीं तो ये सोने नहीं देगा सारी रात। 1 मिनट। जी लीजिए। जी जी, थैंक यू जी, जी। गुड नाइट। गुड नाइट। सोने की लगता है आपकी और आपके मेहमान की बातचीत लंबी चलने वाली है। अगर आप कहे तो 2 कप कॉफी ले आता हूँ। जी हाँ, जरूर, अगर तकलीफ ना हो। जी देखा, आपके मेहमान बड़े दिलचस्प नजर आते हैं। अच्छी चीज़। मैं लेके आता हूँ थोड़ा जल्दी कर। जी जी। सर ये अखबार वाला है ना, हाँ। ये लोग बड़ा गड़बड़ होता है मेरे साथ। क्यों? देखो, अब आप हमें फोन करके अरेस्ट करेंगे तो कल अखबार में आएगा कि जज के यहाँ चोरी हुई। अपना नाम अखबार में जरूर आता है मेरे साथ। तो अब देखो, ये मुझे आपका मेहमान समझ रहा है और आपने भी इनकार नहीं किया। अगर कल को अखबार में छाप देगा कि जज चोर के साथ बैठकर कॉफी पी रहा था, तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी मेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे एक बात सच्ची है, बहुत बड़े कलाकार हो, बात को बहुत जल्दी भटका देते हो। तुम ये बताओ कि तुमने 50 लाख का क्या किया? लगता है जब तक ये फ्लैशबैक खत्म नहीं होगा तो फोन नहीं लगेगा। हाँ, तो 50 लाख, वो भी बिना चोरी किए। एक चोर की दौलत दूसरे चोर की जेब। तो मैम साहब, पैसा मिलते ही सबसे पहले मन की पूरी भड़ास निकाली। एक बड़े 5 स्टार होटल में गया, जाके लंच किया और बैरे को 500 रुपया टिप। 500 रुपए टिप? जी मैम साहब, बस सूट और 500 रुपया टिप तो सलाम पर सलाम। ये अंग्रेज लोग जो है ना, सूट नाम की चीज अच्छी छोड़ गए मैम साहब। इसको पहन लो, थोड़ा अंग्रेजी बोल लो, बस
जाओ एकदम जेंटलमैन, रोज 5 स्टार होटल जाना। आप कभी गई हैं मेरे साथ उधर? हाँ, वैसे भी अपने पैसों से वहां जाना बहुत मुश्किल है। नहीं, नौकरी पेशा वाले। आगे बताओ। हाँ, तो 5 स्टार में होटल में जाने के बाद अपने को लगा मेरे साथ कि अपने को भी जेंटलमैन बनना चाहिए। मतलब भला आदमी बनने का ख्याल दिमाग में आ ही गया। आप भला आदमी किसे कहते हैं? कानून में इसका कोई बयान नहीं है। यानी कि कानून भी से बयान करने लायक नहीं समझता है? ऐसी बात नहीं है। फिर? जो कानून को मानते हैं वो भले हैं। जैसे कि नहीं, मैं। नहीं मैम साहब, भला आदमी वो है जो सिर्फ अपने काम से काम रखे। भला आदमी वो है जो किसी दूसरे के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। भला आदमी वो है जो सब कुछ जानते हुए भी बिल्ली की तरह आंख मूंद कर दूध पीता है। भला आदमी वो है जिसे हर दूसरे का काम झंझट नजर आता है, जिसे कभी गुस्सा नहीं आता, जैसे दफ्तर में काम करने वाले लोग, मास्टर वगैरह। तो तुम भला आदमी नहीं बनना चाहते? मैं तो जेंटलमैन बनना चाहता हूँ। बने कि नहीं? बना क्यों नहीं? उसी जोश में तो मारा गया। कैसे? अरे भाई साहब, क्या कर रहे हो तुम? कॉफी लाने में बड़ा टाइम लग रहा है मेरे साथ, इतनी देर में तो खाना बन जाता। आप तो तोड़ते बहुत हो। आगे बताओ क्या हुआ? हाँ, तो मैम साहब 2-4 दिन मौज मस्ती मारने के बाद सोचा कि कोई काम धंधा किया जाए। अब यहाँ मुंबई में तो करना मुश्किल था, यहाँ तो काफी फेमस हो चुके थे, पुलिस वाले भी बराबरी से बात करते। तो मैं मध्य प्रदेश के एक शहर में जाऊँ। यानी एग्जैक्टली कहाँ? भोपाल। और कहाँ? आप कभी गई हो मेम साहब? नहीं। अरे क्या शहर है मेम साहब, क्या जुबान है लोगों की, जा रिया कर रिया। अरे अपनी जुबान तो उधर ही जाके सुन ली, वरना इधर तो खाली पीली रात चेक बम मारता वगैरह वगैरह। वहां जाके तुमने क्या किया? मेम साहब मुझे लगता है ये जो तुम्हारा पड़ोसी है ना, कॉफी की बात ही पूछ। कॉफी की बात तुम्हें रह रहकर क्यों आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी तक तो चाय की कप भी हमने हटाई नहीं और तुम्हें कॉफी का लग गया। अरे इसी को तो चुलक कहते हैं मेम साहब, एक बार आ गई तो दिमाग उसी में फंस के रह जाता है। लगा के तो चला गया, लेके आया नहीं अब तक। ऐसा करता हूँ किचन में सामान काफी है, मैं ही बना लाता हूँ, क्योंकि फोन तो आप भोपाली किससे सुने बना करेंगे नहीं। जाओ बना लो। आपके लिए भी ना। बना लो। मैडम जी, लगता है आपके मेहमान तो निकल लिए। आप फिर आ गए? जी माफ कीजिएगा, वो क्या है ना कि दूध फट गया था, वरना कॉफी तो बनी गई थी। जी कोई बात नहीं, रहने दीजिए। अगर आपके फ्रिज में थोड़ा दूध हो तो। जी कोई बात नहीं, रहने दीजिए। अपने को क्या है ना कि अपना काम तो ब्लैक से ही चल जाता है, हम तो आपके और आपके दिलचस्प मेहमान के बारे में सोच रहे थे। जी हम दोनों के लिए कॉफी कर दीजिए। कैंसिल। कॉफी कैंसिल। कॉफी कैंसिल? जी। अच्छा ठीक है मैडम जी, हम चलते हैं। अच्छा, हमने सुना है कि कल आप इस केस का फैसला सुनाने वाली है। हाँ, केस का फैसला तो मैं सुनाने ही वाली हूँ। तो कल अदालत में ही बताऊँ। फिर तो हम आपके अदालत में कल जरूर आएंगे। आइए। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। गुड नाइट। जी गुड नाइट। मैडम जी, वो क्या है ना कि थोड़े पेपर कम रह गए, थोड़े और मिल जाते तो अपना काम पूरा हो जाता। 1 मिनट रुकिए। जी ऐसा कीजिए, आप ये पूरा दिन ही रखिए। जी थैंक यू, इतने की जरूरत नहीं है, रास्ता में ऑफिस से फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है, बचेंगे तो हम वापस करने आते हैं। जरूरत नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। एक बात नहीं मुझे समझ में आती, तुम हर चीज को इतने नॉन सीरियस ढंग से कैसे कर लेते हो? सीरियस होके भी क्या करना है साहब, अब जीना तो है ही। होकर जीवे, उसका क्या फर्क पड़ता है? क्यों? अच्छा आगे बताओ क्या? हाँ, वो भोपाल वाली बात। तो मैम साहब, भोपाल में अपने को मिले रसूल भाई, क्या दानेदार आदमी है मेम साहब। जुबान तो बस ऐसी है कि मिश्री टपकती है मिश्री। 3 साल के लोंडे को भी आप कहता है। अपने साथ ही था इधर मुंबई में, मोहम्मद अली रोड पे अपना फुटपाथी दोस्त। तो रसूल भाई बोले काम धंधा करोगे? मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ। तो फिर क्या धंधा शुरू किया तुमने? तो मैम साहब हमने धंधा किया फर्नीचर का। अब जेल में थोड़ी बहुत बढ़ाईगिरी सीखी तो कुछ तो काम आई, और हमने अपनी दुकान का नाम रखा आशियाना फर्नीचर एंड डेकोरेशन। सब कागज अंग्रेजी में छपा है। उधर अंग्रेजी का बड़ा हुक्का है मैम साहब। उसके बाद क्या हुआ? तो बस मैम साहब, रसूल भाई की मीठी जुबान और उनके कनेक्शन, धंधा चल गया। और एक बात मैम साहब, अपन ने कभी अपनी जेंटलमैनी नहीं छोड़ी। जब देखो तब सूट। अरे सूट में रहो तो दुकान भी फर्म लगने लगती है मेरे साहब। और एक बात, पैसा पल्ले हो ना तो लोग पुरानी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब भूल जाते हैं। हाँ, एक बात बताओ, जब तुम्हारा धंधा इतना अच्छा चल रहा था तो तुमने धंधा बंद क्यों कर दिया? अब आप जो है ना स्टोरी का दी एंड सुनने के लिए उतावली हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है, हम जानना चाहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
आपने कभी कोई पिक्चर, कोई मूवी, कोई नाटक, कोई कहानी बिना रोमांस के देखी है? नहीं ना। तो अपनी कहानी बिना रोमांस के कैसे पूरी? काम के सिलसिले में एक अफसर के आना जाना शुरू हुआ और यहीं से शुरू हुआ अपना रोमांस उसकी लड़की के साथ। उसका नाम था रागिनी। रागिनी के आते ही मेरे जीवन का सुर बदल गया। हम लोग साथ साथ घूमते, लंच करते, डिनर करते, फिल्में देखते, बस यूं लगा जैसे किसी ने जिंदगी में गुलाब जल छिड़क दिया। वैसे ये अल्फाज मेरे नहीं, एक शायर के हैं, और भोपाल तो वैसे भी शायरों का शहर है। इंटरेस्टिंग। तो फिर तुमने रागिनी से शादी की? आपको भी जो है ना फिल्मों की तरह हीरो हीरोइन का एंड में मिलना ही पसंद है, लेकिन मेम साहब ये जिंदगी है, फिल्म नहीं। वैसे हमारी शादी पक्की हो गई थी, तैयारियां भी शुरू हो गई, लेकिन तभी एक हादसा हुआ। कैसा हादसा? भोपाल में चोरियां हुई, बड़े बड़े अफसरों और व्यापारियों की तिजोरियां खुलने लगी और किसी ने उड़ा दिया कि मुंबई की गई। तब क्या मुंबई पुलिस आ गई? तो तुम पकड़े गए? मैंने चोरी की हो तब ना, लेकिन मैं फंस गया। कैसे? मेम साहब ये आपके मोबाइल की अभी बैटरी बची है, देखो। मुझे लगता है नेटवर्क आ गया आपका। अरे अगर इस फोन में नेटवर्क होता ना तो तुम कब के जेल के अंदर होते। यहाँ पे नेटवर्क नहीं तो फिर आता। मैसेज कैसे आ गया? अरे मैसेज बीच में कभी कभी आ जाता है। ये देखो नेटवर्क कैसे चला गया। लेकिन इस समय किसका मैसेज होगा मेम साहब? मेरी बेटी का। आपकी बेटी? हाँ मेरी बेटी भी है, टाटा नगर में रहती है, उसका पति इंजीनियर है। बाल बच्चे? 2 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे। 3 साल पहले आई थी, कल सुबह आ रही है। सुबह 7 बजे तक आ जाएगी मेरी बच्ची। अच्छा। जानते हो जब भी वो आती है ना इसके बच्चे मेरे साथ खूब खेलते हैं, घर में चहल पहल हो जाती है। मेरे साथ चोर पुलिस का खेल खेलते हैं वो। अच्छा। खुद बन जाते हैं पुलिस और मुझे बना देते हैं चोर। यार अच्छा मैम साहब कितने बजे गाड़ी है सर? बोला ना सुबह 7 बजे तक आ भी जाएगी। चलिए तब तक तो लग जाएगा ना फोन? हाँ लग जाना चाहिए। खैर तुम बताओ आगे क्या हुआ? छोड़िए ना मैम साहब, अब बेटी का मैसेज आने के बाद आपका ध्यान तो उधर ही चला गया और जाना भी चाहिए। खैर बेटी तो सुबह आई रही, उससे तो बातचीत हो ही जाएगी। जानते हो इतने सालों के मेरे करियर में मैंने आज तक किसी चोर से इस तरीके से बात नहीं की। शायद आगे भी मुझे कभी मौका ना मिले। तुम आगे बताओ क्या हुआ? तो गैंग मुंबई की थी मैम साहब, वो मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि देखो तुम्हें हमारा साथ देना होगा और अगर नहीं दिया तो हम पुलिस को इत्तला दे देंगे और ये तुम्हारी शादी वादी सब धरी की धरी रह जाएगी। मैंने कहा देखो यार मैं जेंटलमैन की जिंदगी जीता, मुझे जीने नहीं देना, लेकिन वो माने नहीं मेरे साथ। चाहते क्या थे वो तुमसे? उन्हें एक अलग ढंग का सेफ खुलवा। सेफ? हाँ। तुम्हें सेफ खोलना आता है? अरे इसमें तो मैं माहिर हूँ मैम साहब, आपके यहाँ है कोई सेफ? खोल के दिखाऊं? सेफ मेरे यहाँ तो नहीं है। माल है, कैसे जज हो मैम साहब आप? आपके यहाँ सेफ ही नहीं है। एक काम करते हैं, तुम्हारे पास कोई गोदरेज की अलमारी है? उसे खोल के दिखा देता हूँ। नहीं है मेरे पास कोई सेफ। कोई सूटकेस है? उसे खोल के दिखा देता हूँ। अरे नहीं है। अच्छा आगे बताओ क्या हुआ? साहब एक काम करो, जी हाँ इसे खोल के दिखाओ सेफ को। अरे रहने दो कोई बात नहीं, तुम आगे बताओ क्या हुआ? हाँ, तो मेम साहब गैंग मुंबई की अपने पुराने साथी संग, तो मेरे सामने सवाल था अगर मैं उनका साथ ना दूं तो पुलिस को इत्तला दे, पुलिस? और अगर साथ दूं तो फिर एक वही मिनट। पुरानी जिंदगी। पुलिस की बात से मुझे ख्याल आया, एक बार पुलिस को ट्राई करना चाहिए। करिए। फोन तो डेड है। मेरे फोन में भी नेटवर्क चला गया। क्या छोड़ो, पुलिस को तो मैं फोन करूंगी। तुम आगे बताओ क्या हुआ? तो मेरे सामने सवाल था अगर मैं उनका साथ ना दूं तो वो पुलिस को इत्तला कर देंगे, अगर साथ दूं तो फिर वही पुरानी जिंदगी। मैंने सोचा एक गुनाह और सर, शायद आखिरी। मैंने सेफ खोला मेरे साथ, जानते हो घर किसका? एक समाज सेवा, और सोने के बिस्कुटों और नोटों से भरा पड़ा था सेफ। उस वक्त लगा कि जनता की सेवा करने से कोई और दूसरा पाक धंधा है ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया? हाँ, मुंबई पुलिस को 1 मिनट नहीं लगा ये समझने में कि ये कलाकारी किसकी हो सकती है।
लेकिन मैं अदालत में चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मैंने कई लाखों करोड़ों की चोरी की है, लेकिन कोई विश्वास करे तब ना। तुम्हारी रागिनी का क्या हुआ? रागिनी का मैं क्या जानूं, लेकिन बाकी जिंदगी जी लेने के लिए उसकी याद काफी है। अच्छा ही हुआ शादी नहीं हुई, वरना। अच्छा मेम साहब, कल जो आप फैसला सुनाने जा रही है उसमें क्या हुआ, गुनाह या पाप? कल जो फैसला मैं सुनाने जा रही हूँ उसे मैं कल अदालत में ही सुना, और वो फैसला सभी गवाहों को मद्देनजर रखते हुए लिखा गया है। उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर मेरी बात सुन के गुनाह और पाप के बारे में फिर से सोचना जरूरी हो जाए तो? कहना क्या चाहते हो? उस केस में मैं बहुत कुछ जानता हूँ मेम साहब। क्या मुझे हाथ जानते हो? बड़े लंबे हैं। क्या जानते हो? यही कि जिसने कबूली गवाह दिया है वो खरीदा गया है। तुम मेरे दिमाग में ना शक पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। चलिए आप फोन लगा दीजिए, कल आप फैसला सुना दीजिए। शाम को मैं हवालात में ही रहूंगा, वहां आकर मेरे से पूरा सच जान लेना, दोनों बातें हो जाएंगी। आपको सच भी पता लग जाएगा और आपके उसूल भी बनेंगे। मुझे उस सच से कोई लेना देना नहीं है जो अदालत से बाहर हो। मेरे लिए केवल वही सच्चाई है जो अदालत में मुझे पेश की जाती है। चलिए फिर तो सारी बातें खत्म हो गई, अब आप फोन लगा दीजिए। फोन तो डेड है ना? अरे तो पड़ोस से लगाइए। तुम्हें जेल जाने की इतनी जल्दी क्यों हो रही है? आपका फैसला आने से पहले मैं कोठरी में पहुंच जाना चाहता हूँ। ये बात सच है कि तुमने मेरे घर में कुछ नहीं चुराया। ये भी सच है कि तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं था। लेकिन ये बात भी सच है कि तुम गैर कानूनी ढंग से मेरे घर में घुसे हो। तुम्हें जेल तो मैं जरूर भेजूंगी। एक जज और एक इंसान होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है। तो आप जज के साथ साथ एक इंसान के रूप में भी सोचते हैं? हाँ सोचती हूँ, लेकिन मैं दोनों बातों को अलग रखती हूँ। क्या इन दोनों को अलग रखना इतना आसान है? तुम एक चोर होते हुए ऐसा बुनियादी सवाल कैसे पूछ सकते हो? और आप जज होकर भी इन बुनियादी सवालों की ओर जाना नहीं चाहती? साहब, आप कम से कम कहीं तो पक्की है, लेकिन हम लोग क्या करें? हमारे सामने दोनों प्रकार की सच्चाई आती है, अदालत की और अदालत के बाहर की भी। अब देखो, आपने मेरे से बार बार पूछा कि मैंने उन 50 लाख रुपयों का क्या किया। क्यों? क्योंकि इस कहानी में एक सस्पेंस है। लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि मैं चोर कैसे बना। दरअसल आपको यहाँ से शुरू करना था और फिर आपको खुद पता लग जाता कि गुनाह और पाप में क्या अंतर है। अभी भी देरी नहीं हुई है, तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने पहली चोरी क्यों की? एक शर्त पर बताऊंगा। कैसी शर्त? विश्वास रखिए, सवाल आपके फैसले से जुड़ा नहीं हो, लेकिन सवाल होगा जरूर, और उसका उत्तर मैं आपसे एक आम इंसान के रूप में दूंगा। मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए बाध्य नहीं, अभी मैं कोशिश करूंगी। मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम पढ़े लिखे हो? एक ये सवाल। वैसे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इंसान, लेकिन पढ़ना लिखना खूब जानता हूँ, और अगर बड़ बोला ना कहे तो अंग्रेजी भी ठाट से बोल लेता हूँ। जेल में गुरुजी की कृपा रही है। और अच्छा ही है मेम साहब के पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वरना चीट हो जाता, और चीट को हम चोरी से घटिया किस्म का गुनाह मानते हैं। अच्छा मेम साहब, एक बार बताइए, कौन ज्यादा खतरनाक है, चोर या चीट? मैं जानता हूं कि आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन चीट यानी कि फ्रॉड करने वालों से मुझे सख्त नफरत है। क्यों? आपने देखा होगा कि ये लोग अक्सर गरीब जनता के पैसे पर फ्रॉड करते हैं। चोर क्या करते हैं? वो भी तो गरीब जनता का पैसा ही लूटते हैं। अरे गरीब जनता के पास पैसा है ही कहां मेम साहब? और एक बात बताइए, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ गुनाह करे और दूसरा पूरे समाज के साथ गुनाह करे, तो बताइए ना, बड़ा गुनहगार कौन है? बात को भटकाने में तुम बहुत माहिर हो। ये बताओ, तुमने पहली चोरी कब की? मैं जानता था कि आप फिर इसी सवाल पे आए, लेकिन इस कहानी में कोई दम नहीं है, इसीलिए मैं इसको टालने की कोशिश कर रहा हूं। बताओ, तुमने पहली चोरी कब की? वही बता रहा हूँ, उन दिनों में सिनेमा की टिकट ब्लैक करने वाली गैंग में, उससे पहले? सट्टे के नंबर लिखने का काम करता था। उससे पहले? झक मारता था, और नहीं तो क्या। अब ये बताओ कि मेरी माँ किसके साथ भाग गई, या ये बताओ कि हम झोपड़पट्टी में रहते थे, ये बताओ कि खाने के लाने पड़ गए। ये सब घिसी पिटी बातें हैं मेम साहब। बताओ तो ये सफेद पोश लोग सोचते हैं नमक मिर्च लगा के बताना है। इस समय इस फोन ने नाश मार दिया, वरना मैं अभी तक उधर सोया होता और आप इधर। और इस समय हम दोनों के सामने सिर्फ एक ही सवाल है कि वक्त कैसे काटा जाए। तो क्या गरीबी के किस्से सुनाकर बोल करूं आपको? तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? शांत रहकर भी तो अपनी बात कह सकते हो ना। आपको शांत रहने की आदत पड़ गई है मेम साहब। जरा सी अशांति हुई नहीं कि आपने तो पटका हथौड़ा, ऑर्डर ऑर्डर। आप तो बस किससे सुने ही जा रही है, सुने ही जा रही है। अब मैं कोई हातिम ताई तो हूं नहीं कि बस सुनाते ही रहूं। तो क्या मैं किससे सुनाऊं? तो इसमें हर्जी क्या है? हाँ जरूर सुनाती,
अगर मेरे पास मेरे खुद के किस्से होते, दूसरे लोगों के किस्से हैं, सुनना चाहोगे? खैर, मुझे ऐसा लगता है मुझे पुलिस को फोन कर ही देना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ पुलिस को चलिए। फोन करने की। सुबह आपकी बेटी आ रही है, तब तक मैं तुम्हारी किचन साफ कर दूं। झूठे प्याली बर्तन देखेंगे तो तरह तरह के सवाल करूंगा। इधर आइए, इधर अब फिर से आ गए? एक मिनट आइए तो इधर। बोलिए, क्या काम है? देखिए वहाँ, उधर 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 नहीं, उधर उधर वहाँ क्या पे हुआ? वो आदमी दिख रहा है आपको, वो पेड़ के पास। हाँ, क्या हुआ उसे? वो आदमी बार बार इधर उधर टहल करता है और सिगरेट फूकता है और हमारे फ्लैट की तरफ देखता है। मुझे लगता है कि वो हमारे फ्लैट की तरफ देख रहा है कि आपके फ्लैट की तरफ देख रहा है। अरे पर आपकी फ्लैट की तरफ क्यों देखेगा? वो हमारी फ्लैट की तरफ देख रहा है। आपके फ्लैट की तरफ भी वो क्यों देखेगा? अरे मैडम जी, हम पत्रकार लोगों से लोग नफरत करते हैं ना, इसलिए। हाँ, मुझे ना उस आदमी की एक्टिविटीज कुछ ठीक नहीं लगी है। जी हाँ, मैं सोचा था पुलिस को फोन कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार मैडम को बता देता हूँ। एक काम कीजिए, थोड़ी देर और देखिए, उसके बाद पुलिस को फोन कर दीजिएगा। देखिए, फोन जरूर कर दीजिएगा, मेरा फोन नहीं लग रहा है। वो देखिए पेड़ के बीच छिप गया। मुझे लगता है कि उसको शक हो गया कि हम उसको देख रहे हैं। जाइए, आप जाइए और घर पे जाके बैठिए। देखिए, बार बार ऐसे बाहर मत घूमिए, जी मैडम। और पुलिस को फोन जरूर कर जी, दीजिएगा। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। चलिए चलिए मैडम। अरे मेम साहब, फोन लगाया नहीं? बताइए ना, उधर क्या देख रही है मेम साहब? वो आदमी वो आदमी पीछा कर रहा है मेरा। तुम्हारा? हाँ, तो इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? लेकिन इस बार मैंने सोच लिया है कि इन सालों का फंडा फोड़ करके ही रहना है। उस भले आदमी की जान ले ली, अगर मैं रहा तो मेरी भी ले लेंगे, लेकिन अब मैं बाहर आऊंगा कैसे? आप तो मुझे अरेस्ट करा ही देंगे। क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करेंगे आप जानकर? क्या करेंगे आप जानकर? आप मुझे एक बात बताइए, अगर ट्रक एक्सीडेंट में मैं किसी को मार दूं तो ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा देंगे आप? तुम क्या बेकार की बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ट्रक एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत, एक पत्रकार की मौत, ड्राइवर की गलती कबूल करना, ड्राइवर की फैमिली के लिए 20,000 रुपए महीने का इंतजाम करना, सब चलता है मेम साहब। कौन सा ड्राइवर? कैसा ड्राइवर? किसके बारे में बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता। चोर होते हुए भी घिन आई है मुझे इन लोगों से। पैसों के लिए कुछ भी बेच देंगे, पैसों से कुछ भी खरीद लेंगे, लेकिन कोई ना कोई एक आध तो ऐसा निकल ही आता है जो जान दे देता है, लेकिन इनसे दबता नहीं। क्या पहेलियां बुझा रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो, पहेली मत बुझाओ। एक चोर में आग लगी रात को 3 बजे, एक 60 साल पुरानी चौल, शहर में बिल्कुल मौके की जगह 25 लोग मारे जाते हैं आग में जलकर। देखिए आपने कभी ऐसी आग? लोग बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते, लपटें निकल रही हैं उनको। कौन सी चौल? कैसी चौल? कौन सी आग? मुझे नहीं पता, तुम क्या बात कर रहे हो? महीनों पहले से नक्शे बन रहे हैं कि वहां 30 मंजिला इमारत कैसे बनेगी, कितने स्क्वायर फीट का भाव मिलेगा। जिस चोर से 20,000 रुपए महीने की कमाई नहीं होती थी, वहां से लाखों करोड़ों की कमाई कैसे होती? और फिर भी एक दुर्घटना होती है, लोग जलकर मरते मर जाए, लोगों की जिंदगी की कमाई लुटती है लुट जाए, लोग बेघर होते हैं हो जाए। अरे बेवकूफ है लोग जो अभी भी उस जगह रह रहे हैं जो भले लोगों की बस्ती है। 50,000 स्क्वायर फीट वाले एरिया में 500 रुपया भाड़ा देकर रहने की जरूरत कैसे हो जाती है नालायकों की? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, तुम्हें जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? नहीं पता मुझे कुछ भी। तो सुनिए, एक आलीशान बंगले में 2 लोगों के बीच बातचीत चल रही है रॉयल सैल्यूट के साथ। किसी के चेहरे पर ना कोई शिकन ना तकलीफ। एक उनमें से एक आदमी बोलता, देखो कुछ दिन रुक जाओ, कंस्ट्रक्शन तो शुरू करना ही है, लेकिन अभी करेंगे तो फुसर शुरू हो जाएगी। अब दूसरे आदमी के चेहरे पर थोड़े से परेशानी के भाव है। वो कहता है, न जाने कहां से एक पत्रकार ने आग के असली कारण का पता लगा लिया, सारे सबूत इकट्ठा कर लिए, अगर कल को अखबार में छाप देगा तब क्या होगा? क्या तुम उस समय वहां पर थे? मुझे किसी ने खबर दी थी कि इस घर में काला पैसा, और काला पैसा चुराने में अपने को बड़ा आनंद आने लगा था मेम साहब। लेकिन इनकी बातचीत सुन के लगा ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं, उस बेचारे गरीब पत्रकार की जान लेने पर तुले हुए। मेम साहब, उस पत्रकार के लिए मेरे दिल में गहरी इज्जत हो रही। अरे कोई तो था जो परेशान था, मैं चोर सही, उचक्का सही, लेकिन मेरा मन कहता था मेम साहब कि वो आदमी जिंदा रहना चाहिए बस। उसके बाद तुमने क्या किया? मैं रात भर सो नहीं सका। मैं जानता था कि वो सुबह 9 बजे के आसपास अपने घर से निकलता है। उसके निकलने से पहले मैं उसकी बस्ती में पहुंच गया, और जैसे ही वो निकला तो मैं उसके पास गया। मैंने उससे कहा, देखो आज तुम्हारी जान को खतरा है, तुम आज ऑफिस की छुट्टी कर लो, अगर जाना ही है तो फिर टैक्सी ले लो। लेकिन इन बेवकूफों को कौन समझाए मेम साहब?
कहने लगा ऐसी गीदड़ भक्तियों से मैं नहीं डरता, जाओ तुम अपना काम करो। तो तुमने उसका साथ छोड़ दिया? ऐसा कैसे छोड़ देता मेम साहब? मुझे लगा अगर मैं उसके साथ रहा तो शायद उसको बचा लूंगा। मैं उसके पीछे पीछे वहीं फुटपाथ पर चलने लगा। मुझे लगा बस ये आज बच जाएगा, किसी तरह से स्टेशन पहुंच जाए। लेकिन तभी न जाने कहां से एक ट्रक आया और उसे लेता हुआ एक हेयर कटिंग सैलून में घुस गया और सैलून में बैठे हुए 4 लोग भी कुचले गए। पहले से तय किया हुआ। मुझे अफसोस बस इस बात का है कि मैं उसे बचा नहीं सका। लेकिन अब वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े? अब तो कोई सबूत नहीं बचा। लोग ना देखे तो बात अलग है मेम साहब, और जानबूझ के इस्तेमाल ना करे तो दूसरी बात है। लेकिन सबूत हमेशा रह जाता है। उन्होंने एक्सीडेंट की जगह मुझे देख लिया था। तो देखने से क्या होता है? लीजिए। अरे फोन ठीक हो गया आपका? देखिए किसका फोन होगा। रॉन्ग नंबर होगा। अरे उठाइए तो सही, किसका फोन होगा इतनी रात को? हेलो, देखिए यहाँ पे किरण बाला नाम का कोई नहीं रहता। कितनी बार बोलना पड़ेगा आपको? दोबारा फोन मत करना। Idiot। अब अपना नंबर लगाइए। नहीं, पहले तो मुझे बताओ तुम्हारे पास सबूत क्या है? पहले आप अपना नंबर लगाइए 100 या 217435, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तुम्हें पहले बताने में क्या प्रॉब्लम है? पहले आप फोन लगाइए, मैं तभी बताऊंगा। पहले तो मुझे बताओगे फिर मैं फोन लगाऊंगी। मैं नहीं चाहता कि फोन फिर से डेड हो जाए। देखिए, मेरे घर में एक चोर घुसा है। मैंने उसे किचन में बंद किया है। जल्द से जल्द यहाँ पे पहुंचिए। जी हाँ, यस, जल्दी पहुंचिए। आखिर आपको किचन वाली बात कहनी पड़ी। कोई बात नहीं, मैं अदालत में सही था। अब तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे पास सबूत क्या है? सबूत है मेरे पास, और सारे सबूत के साथ मैं किचन में हो जाना चाहता हूँ। आप किचन का दरवाजा बंद कर दें, ठीक है? रुको, तुम्हारे पास सबूत क्या है? पहले मुझे बताओ। क्या करेंगी जान, छोड़िए। मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारे पास सबूत क्या है? ये है वो सबूत। एक्सीडेंट के समय बैग छूटकर उसके हाथ से दूर जा गिरा था, जिसे उठाकर मैं भागा। पिछले 3 महीने से मैं उनसे चिपटा रहा हूं, लेकिन अब धीरे धीरे उनका घेरा बढ़ता जा रहा है। तभी एक वकील साहब की सलाह याद आई, इसीलिए आपके यहाँ अब पुलिस आई और इस सूटकेस से एक घड़ी बरामद करी, और इस घड़ी के साथ साथ ये आर्टिकल निकलेंगे मेम साहब, इनको वो जरूर पढ़ेगी। देखना, इनमें बहुत मसाला है मेम साहब, इस बार वो बचेंगे नहीं। परमात्मा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते थे ना? नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं है मेम साहब। हाँ, अगर अदालत में जरूरी पड़ा तब पूछ लो, पर शायद जरूर नहीं। और हाँ मेम साहब, आप किचन का दरवाजा बंद करना मत भूलिए, क्योंकि पुलिस आएगी तो मैं उनसे छुटकर भागने की कोशिश करूंगा। आखिर चोर पकड़ने का सुख तो उन्हें भी मिलना चाहिए, क्यों है कि नहीं? गुड नाइट मैम साहब। पिछले 3 महीने से जो सबूत तुम ढूंढ रहे हो,